ये विशेष डंगुन लगभग डी रैंक का था। 1 दर्जन से अधिक शिकारी बिना किसी परेशानी के जादुई जानवरों से निपट रहे थे। दुर्भाग्य से ये जिन्वू जैसे ई रैंक शिकारी के लिए बहुत अधिक साबित हुआ था। आमतौर पर मरहम लगाने वाले सबसे पीछे रहते थे और घायलों की देखभाल करते थे। हर छापे में घायल होने के लिए मरहम लगाने वालों के बीच जिन्वू बदनाम था। जूही ने सावधानी से उससे पूछा, क्या कोई कारण है कि आप छोड़ नहीं सकते? जिन्वू ने दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि दूसरे उसके निजी मामलों को जानें। यह मेरा शौक है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद मैं ऊब मर जाऊंगा। जूही ने इस पर गुस्सा किया। ठीक है, अपने शौक में बहुत लिप्त हो जाओ और आपका अगला छापा परलोक में होगा। चौंकते हुए जिन्वू हंस पड़ा। जूही की डांट जारी रही। हाँ मत लो, तुम अपना घाव खोल दोगे। जिन्वू हंसना बंद नहीं कर सका। इन दिनों कौन ऐसे बात करता है? आप किसे सोचते हैं? वह दूर वाले चाचा, वही मिस्टर किम। हे भगवान, वह बूढ़ा। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, जिन्वू का इलाज हो रहा था। दुर्भाग्य से उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि छापे लगभग खत्म हो चुका है। जिन्वू अपने हाथ में ई रैंक इकोर स्टोन से खिलवाड़ कर रहा था। सबसे निम्न श्रेणी की वस्तु के रूप में ई रैंक जादुई जानवर से निकला इकोर स्टोन 100,000 वोन से भी कम का था। अपनी जान जोखिम में डालने के लिए यह बहुत ही कम इनाम था। वे कहते हैं कि सी रैंक जादुई जानवर के इकोर स्टोन की कीमत 10 मिलियन वोन से भी अधिक हो सकती है। हालांकि क्योंकि वह मुश्किल से आई रैंक हंटर के रूप में योग्य था, जिन्वू सी रैंक दानव का कोई मुकाबला नहीं था। अचानक किसी ने बाकी समूह को चिल्लाया, हम? यहाँ एक और प्रवेश द्वार है? आसपास के शिकारी उसके पास जमा हो गए। वाह, यह सच है। लगता है यह वाकई में वहां है। जैसा कि पहले शिकारी ने दावा किया था, वास्तव में एक और कालकोठरी का एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार था। हंटर सॉन्ग, जिनके घने बाल उनके 10 साल के अनुभव की बात करते थे, प्रवेश द्वार की मोहित होकर जांच की। एक डबल कालकोठरी। मुझे लगता है कि वे वास्तव में मौजूद हैं। अस्पष्ट रूप से रोशनी वाली गुफा में दूर तक देखना मुश्किल था। सोंग ने अपना विशेषज्ञता, एक अग्नि मंत्र जपाया और उसे अंदर फेंक दिया। लपट गुफा से होकर उड़ गई। अंदरूनी हिस्से को रोशन कर रही थी। लगता था रास्ता अंतहीन है। अंत में ज्वाला ने अपनी गति खो दी और जमीन पर गिर गई, जहां यह थोड़ी देर के लिए चमकी और फिर बुझ गई। अंधेरा ने एक बार फिर गुफा को ढक लिया। हम, हर कोई कृपया इकट्ठा हो जाओ। सॉन्ग पार्टी के वास्तविक नेता ने सभी शिकारियों को अपने पास बुला लिया। जिन्वू का इलाज अब खत्म हो चुका था। वह और जूही भी उनके साथ शामिल हो गए। जैसे ही उसने उन्हें संबोधित किया, सॉन्ग ने समूह को देखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब तक बॉस को हरा नहीं दिया जाता तब तक एक गेट बंद नहीं होगा। भले ही हमने इस क्षेत्र को साफ कर दिया है, गेट अभी भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए मेरा अनुमान है कि बॉस वहीं है। सॉन्ग ने छिपे हुए कालकोठरी के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। दूसरों ने नजरें मिलाईं और सॉन्ग के आकलन से सहमत होते हुए सिर हिलाया। कोई अन्य संभावना नहीं थी। सॉन्ग ने जारी रखा, अब प्रोटोकॉल कहता है कि हम इसकी सूचना एसोसिएशन को देते हैं और उनके फैसले का इंतजार करते हैं। हर किसी ने सॉन्ग के सुझाव पर सिर हिला दिया। एक भी आपत्ति नहीं थी। मैं जा रहा हूं। सॉन्ग ने अपना हाथ उठाया। जैसा उसने किया, दूसरों ने भी हाथों को सावधानी से उठाया। मैं भी जाने के लिए वोट देता हूं। पार्क सबसे पहले अपना हाथ उठाने वाला था और किम सहित अन्य शिकारी भी उसका पीछा करते थे। स्वाभाविक रूप से विरोध में भी कई वोट थे। चलो नहीं चलते। क्या एसोसिएशन के फैसले का इंतजार करना बेहतर नहीं होगा? दोनों पक्षों के लिए मतदान गर्दन गर्दन चल रहा था। मतदान तब तक जारी रहा जब तक कि जिन्वू और जूही ही बचे। जूही ने माफी मांगते हुए सॉन्ग की ओर सिर झुकाया और अंदर न जाने का फैसला किया। उनके वोट के साथ 8 लोग जाने के पक्ष में थे और 8 लोग जाने के खिलाफ। मत बंट गए। जब जिन्वू हिचकिचाए तो सॉन्ग ने उनसे सीधे बात की। आपके बारे में क्या ख्याल है सुंग? यह सब अब उसी पर निर्भर करता था। जिन्वू ने अपने हाथ में ई रैंक इकोर स्टोन को कसकर पकड़ लिया।
जिन्वू भी असहज महसूस कर रहा था। आमतौर पर वह खुद को ऐसे जोखिम में कभी नहीं डालता था। उसके पास न तो ऐसा करने की क्षमता थी और न ही हिम्मत। जितने को भी बेचैनी हो रही थी, आमतौर पर वह खुद को ऐसी खतरनाक परिस्थिति में कभी नहीं डालता था। उसके पास ऐसा करने की न तो क्षमता थी और न ही हिम्मत थी। जिन्वू 24 साल का था। उसने अपनी आगे की पढ़ाई इस वजह से छोड़ दी थी कि वह उसे वहन नहीं कर सकता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को भी उसी तकदीर का सामना करना पड़े। इस समय उसकी जेबों में सिवाय धूल के कुछ नहीं था। अचानक जिन्वू का हाथ ऊपर उठा। मैं भी जा रहा हूं,